दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा हमने डिस्कस किया है जो कि बाजार के लिए काफ़ी बुलिश है। इसको आप देख लेना। साथ में कुछ कंपनीज हैं, यानी आईपीओ है, ईटीएफ है, जिसके ऊपर हमने बातचीत की है। अब दोस्तों यूएस के बाजार पे आते हैं। देखो सिचुएशन तो अच्छी है। डाउ जोन्स जस्ट अभी 1% की तेजी तक पहुंचने की कोशिश में है। गैप अप के साथ में खुलता है, उसके बाद भी तेज है। नेस्टेक को भी देख लेते हैं तो इसके अंदर तो 2% की तेजी है। काफ़ी टाइम से अपन नेस्टेक को गिरता हुआ देख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक गैप अप होती है, उसके बाद में एक ब्रेकआउट होता है और यहाँ से और ऊपर जा रहा है। फैंग को भी देख लेते हैं तो फैंग के अंदर भी अच्छी सिचुएशन, यानी एआई कंपनी के स्टॉक्स जो नीचे आ रहे थे आज के दिन अच्छी तेजी के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। रीजन इसके पीछे का है सीपीआई इन्फ्लेशन जो कि मोर देन एक्सपेक्टेड है, यानी लेस देन एक्सपेक्टेड है, लेकिन अच्छी बात के लिए मोर देन एक्सपेक्टेड है। यानी उम्मीदें थी महंगाई की 3.1% की, लेकिन महंगाई आई है नवंबर के मंथ की 2.7%। अब गैप काफ़ी अच्छा है। 3.1 एक्सपेक्टेड है, 3.0 या फिर 2.9 नहीं है, यहाँ पे 2.7 है। तो उसके बेसिस पे मार्केट अभी समय काफ़ी अच्छा कर रहा है। जब भी इस तरह का डेटा आता है एक्सपेक्टेड होता है कि रेट कट हो सकती है। चांसेस बहुत ही हाई है कि रेट कट देखने को मिलेगा और उसकी वजह से इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। अब देखिए साथ में ट्रंप की बात करते हैं। ट्रंप ने एक और अभी ट्वीट किया है जिसके अंदर बोला है कि ये जो व्यक्ति है इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है और इनको हटा दिया जाएगा और इनकी जगह पे जो व्यक्ति आएंगे वो ऐसे व्यक्ति हो गए जिनको लो रेट पसंद है। आगे चल के भी रेट कट हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हम मान के चलेंगे। साथ में देखिए दोस्तों एफ का भी फ्लो आना शुरू हो चुका है। अब फ्लो तो क्या बोले, हम ये बोल सकते हैं कि एफ की सेलिंग रुक चुकी है। 17-18 तारीख को कुछ छोटी छोटी बाइंग की है एफ ने। अब इसकी वजह से दोस्तों दो कैटेगरीज हैं, इक्विटी और गोल्ड एंड सिल्वर हम बोल सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर में अच्छी तेजी बनी हुई थी पिछले कुछ टाइम से। अब देखते हैं रेट कट की जो भी एक्सपेक्टेशंस है या फिर रेट कट की जो भी न्यूज़ आएगी उसके बेसिस पे क्या होता है, गोल्ड एंड सिल्वर में प्रॉफिट टेकिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कल के दिन क्या गोल्ड एंड सिल्वर गिरता हुआ अपन देख पाएंगे या फिर नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ बड़ी गिरावट आती है तो रिवर्सल्स के ऊपर डिस्कशन होगा। बाकी हाँ, इक्विटी के लिए अच्छी न्यूज़ है। और पिछले वीडियो में जैसा कि हमने बातचीत की थी कि सेंटा जो तेजी बनती है क्रिसमस के टाइम पे, जिसमें हमने कुछ 7 दिन के ऊपर बातचीत की है डेटा को देखते हुए। डेटा कुछ ऐसा था, आर्टिकल के अंदर भी है और वैसे भी अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि दिसंबर के जो एंड के 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं प्लस जनवरी के स्टार्टिंग के 2 जो डेज होते हैं ट्रेडिंग डेज, संडे सैटरडे को छोड़ के, ये जो 7 दिन होते हैं ना, ये क्रिसमस तीजी वाले 7 दिन होते हैं। मतलब पिछले साल तीजी थी और पिछले 10 साल की बात करें तो 9 बार तीजी बनी है और एक बार तीजी नहीं बनी है। तो उसको डिटेल में हमने डिस्कस किया कि कितनी तीजी बनती है, कैसे बनती है। उसके ऊपर बातचीत पिछले वीडियो में हो चुकी है। डेटा सपोर्टिव है, निफ्टी के टेक्निकल्स के अंदर भी निफ्टी अभी सपोर्ट ले रहा है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है कि अगले कुछ टाइम में बाजार उड़ता हुआ देखने को मिलेगा या फिर नहीं। बाकी देखिए दोस्तों बाजार का तो पता नहीं है, कल तो ठीक है। बाकी वैसे अगर हम देखें तो बाजार का तो आइडिया नहीं है, टेक्निकल्स में देखेंगे, लेकिन कम से कम आईपीओ का आइडिया है कि कल के दिन पैसा बन सकता है। 17% का जीएमपी है जो कि अभी कुछ सूत्रों के हवाले से न्यूज़ आ रही है कि 20% का हो चुका है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या करना चाहिए। जैसे मेरे पास भी ये आईपीओ आया है तो क्या करना चाहिए। देखो सिंपल सा फंडा है, अगर आप जीएमपी देखकर निवेश करते हैं लिस्टिंग गेन्स के लिए तो लिस्टिंग गेन्स लेके निकलते हैं। अब लिस्टिंग गेन्स, माफ कीजिएगा, लिस्टिंग गेन्स लेने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ओपन हुआ, बेच दिया। सेकंड, प्राइस एक्शन को देखा। अगर प्राइस एक्शन अच्छा है, लिस्टिंग डे पर बड़े इन्वेस्टर्स बाइंग करें, म्यूचुअल फंड हाउसेस बाइंग करें, एफआईस बाइंग करें, तो ऑब्वियस है स्टॉक के प्राइसेस लिस्ट होने के बाद भी बढ़ते हैं। तो क्या करते हैं, वही ट्रेल स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी। जब भी स्टॉक घूमेगा प्रॉफिट बुक, प्रॉफिट प्रोटेक्टेड भी रहता है, वो सब चीज़ें देख सकते हैं। चांसेस हैं कि मैं हो सकता है कल लिस्टिंग गेन बुक करूँ। बाकी आप बताइए आपको क्या करना चाहिए या फिर मुझे क्या करना चाहिए, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं और आप क्या करने वाले हो वो भी आप नीचे बता सकते हैं। अब देखिए इसकी वजह से, और साथ में एक और न्यूज़ है, उसकी वजह से आज के दिन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर गए। अब देखिए एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट को देखिए तो 7% की तेजी यहाँ पे बन चुकी है। वैल्यूएशन को थोड़ा सा नोटिस में रखिए, 42 का पी है, इसका 33 का है। आईसीआईसी का जो कि लिस्ट होते होते आई थिंक 42 का हो जाएगा, यानी एचडीएफसी के बराबर होगा। अब जो न्यूज़ है वो कुछ ऐसी है जैसे कि हमने बातचीत की थी कि एक्सपेंस रेशियो कम हो चुके हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि इन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का तो नुकसान होगा ना, इनकी तो कमाई कम होगी। लेकिन मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एक्सपेंस रेशियो उस बेसिस पे कम नहीं हुआ है। टीईआर होता है टोटल एक्सपेंस रेशियो, अब वो चेंज होकर बीईआर होगा, बेस एक्सपेंस रेशियो। सरकार का जो खर्चा है, जो भी टैक्सेस आप पे करते हो, वो सब अलग से दिखेगा। तो लोगों को जो एक्सपेंस रेशियो है ना वो कम लगेंगे, तो इस बेसिस पे थोड़ी सी बाइंग
हो सकती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ये एक रीज़न है इसके पीछे का। सेकंड दोस्तों रीज़न ये है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए जो फंड मैनेजर होता है वो स्टॉक्स लेता है। अब वो स्टॉक खरीदेगा तो वो भी ब्रोकरेज पे करेगा। अब वो जितनी ज़्यादा ब्रोकरेज पे करेगा उतना ही पैसा आपको उनको देना पड़ेगा कमीशन के रूप में। सो वो भी सेबी ने थोड़ा सा कम कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एक तो आप म्यूचुअल फंड वालों को पैसे देते हैं, उसके साथ में आप उनको ब्रोकरेज चार्जेस भी अल्टीमेटली वो उसी के अंदर ऐड होता है, वो आप देते हैं, तो 2 बार आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैश मार्केट के ट्रांजेक्शन्स की जो लिमिट है वो हो चुकी है 12 बीपीएस से घट के 6 बीपीएस। साथ में आप ये देख सकते हैं जो सरकार के चार्जेस है उसमें शामिल है। ठीक है, और थोड़ा सा और डिटेल में हम इसको देखें तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो काफ़ी कम थी। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अभी हायर देन रिडक्शन जो भी रिक्वेस्ट की थी कंसल्टेशन पेपर के ऊपर उससे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पहले से कम है। सो मार्केट को ये चीज़ अच्छी लगी क्योंकि मार्केट को उम्मीद थी कि हो सकता है कमी ना हो। सो चार्जेस अल्टीमेटली वैसे कम हो गए, और जो TER और जो BER के बीच में डिफरेंस होगा उसकी वजह से भी कंपनीज के स्टॉक्स में तेजी बनी है। सो देखते हैं दोस्तों क्या होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में आगे चल के। बाकी टेक्निकल्स को देखते हैं। डे चार्ट के अंदर आपको HDFC एसेट मैनेजमेंट का डेटा मिलेगा, और ये जो स्टॉक है हम बोल सकते हैं अभी के समय अपने रेसिस्टेंस पे है, क्योंकि ये एक सपोर्ट बना हुआ था और ये रेसिस्टेंस है। सो कल के दिन अगर ये ब्रेकआउट करता है तो एक बहुत ही मतलब कम गैप के साथ में हो सकता है ये स्विंग कंप्लीट करने की कोशिश करें। साथ में कैनेरा रोबेको को भी देख लेते हैं। 6% की तेजी बनी, 31 का पी है। अब ये नहीं सोचना है यूटीआई का 25 है, इसका 30 है, इसका 40 है। सबको अपनी अपनी योग्यताओं के हिसाब से पी दे रखा है। HDFC, निपॉन, इनकी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ अच्छी है। ICICI की अभी देखी मैंने 3 साल की, तो इन दोनों से भी अच्छी है, सबसे अच्छी है। हो सकता है इसको ज़्यादा पी मिल जाए, 45 मिल जाए, और यूटीआई की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम है तो उसको 25 का पी मिला हुआ है। तो ये नहीं सोचना है जो सस्ता है वो खरीद ले, क्योंकि प्रॉफिट एंड जो ग्रोथ है सेल्स की वो भी आपको देखनी पड़ेगी। तो टेक्निकल्स बेस्ट है। टेक्निकल्स के हिसाब से जब भी रिवर्सल हो, पता चलेगी गिरावट ओवर हो चुकी है, तब इन्वेस्टर्स ध्यान देते हैं। सो इस कंपनी के स्टॉक के अंदर भी आज एक रिवर्सल तो हो चुका है गिरावट को कंप्लीट करने का, लेकिन स्विंग के रिवर्सल के लिए स्टॉक को ब्रेकआउट भी करना पड़ता है। अगर ये हो गया तो 12% का गैप इसमें भी देखने को मिलता है। साथ में हम निपॉन की बात करें तो इसमें भी 3% की तेजी बनी, और इसके अंदर तो चलो ठीक है, एक स्विंग का ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन जो गैप है ना वो थोड़ा सा कम है, 7-8% का गैप इसमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप टेक्निकल स्टडी कर सकते हैं कंपनीज के ऊपर और देख सकते हैं कि चार्ट के अंदर क्या सिचुएशन अभी के समय देखने को मिल रही है। अब देखिए दोस्तों, सुपर बुलिश स्टॉक जो कल के दिन भी रडार पे था इन्वेस्टर्स के, आज के दिन भी था, परसों के दिन ब्रेकआउट हुआ था उस कंपनी के स्टॉक के अंदर जो अपन ने स्टडी की थी उस कंपनी के स्टॉक के ऊपर। उसके बाद में 20% की तेजी, आज के दिन भी अच्छी तेजी। कंपनी का नाम है मीशो, 8% की तेजी। बीच में थोड़ा सा नीचे गया लॉसेस में, यानी इंट्राडे लॉसेस के अंदर, उसके बाद में 8% की तेजी को इसने दिया। अब देखिए जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि IPO परफॉर्मेंस को अगर आप देखोगे पिछले 10 साल का, 5 साल का जो भी इतिहास देखोगे, तो उसमें से 10 में से 9 कंपनीज आपको अंडर परफॉर्म करती हुई दिखेगी, जिसमें कुछ कंपनी लिस्ट ही नहीं है, डीलिस्ट हो चुकी है, जिसमें कुछ कंपनीज लॉसेस में है। एक कंपनी हो सकता है मिल जाए ऐसी जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे मीशो की बात करें तो अब ये डबल हो चुका है, 112% के रिटर्न इसमें बने हैं। एक्स को देखे ठीक है, बाकी और भी कंपनीज आप देख सकते हैं 3% नीचे, 2% नीचे, ये तो 50% नीचे हैं इशू प्राइस से, ये 12% नीचे हैं, इसमें कुछ नहीं मिला। यहाँ पे 1% नीचे हैं और ये 50% नीचे हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं। सो कुछ कुछ कंपनीज निकल जाएगी जिसको टेक्निकल्स में पकड़ा जा सकता है। टेक्निकल से पहले एक बार अपन फंडामेंटल्स भी देखते हैं कि Q2 में क्या इसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए थे क्या, उसकी वजह से तेजी है क्या। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। सेल्स कंपनी की बढ़ी थी 42% के साथ में। नेट इनकम यानी प्रॉफिट इसका था नहीं, लॉसेज हुए थे इसके। जो 2 बिलियन का लॉस था पिछले साल यानी 25 में, वो बढ़ के हो गया था 4 बिलियन रुपीस का। तो 71% माइनस में, यानी लॉसेस बढ़े हैं इसके। तो रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं थे। एक्सपेंसेस कंपनी के 45% के साथ में बढ़े थे। क्वेश्चन ये बनता है कि Q3 में क्या अच्छे रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेशन है क्या? तो नहीं, कंपनी ने कुछ भी स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं दी है Q3 के लिए। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। तो प्योर टेक्निकल बाइंग है। या तो कुछ ऐसा होगा जो अपने को पता नहीं है, हो सकता है मार्केट को पता है, हो सकता है वो बाद में न्यूज़ के अंदर निकले, या फिर कुछ और है। क्योंकि वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक्यूमुलेशन तो इसमें कमाल का हो रहा है, जोरदार एक्यूमुलेशन है। और ये चीज़ अपन ने यहाँ देखी कि वॉल्यूम ने ब्रेकआउट किया था इस लेवल पे, उसके बाद से 30% ऊपर जा चुका है। वैसे तो ऊपर काफ़ी गया था, लेकिन स्टिल
क्लोजिंग प्राइस से देखें तो 30% ऊपर जा चुका है। सो ये अभी के समय एक ब्रेकआउट स्टॉक बना हुआ है। साथ में हम एक और कंपनी के ऊपर डिस्कस करते हैं, टाटा मोटर्स CV, कमर्शियल व्हीकल, जिसमें ट्रैक्टर, ट्रक, ये सब चीज़ें आती हैं। और ये स्टॉक इन्वेस्टर्स की काफ़ी अच्छी रडार पे है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर JLR हम बोल सकते हैं वो नहीं है, और ये कभी लॉसेस में जाती है, कभी प्रॉफिट में आती है, तो उसकी वजह से पूरी जो टाटा मोटर्स है उसका स्टॉक गिरता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ब्रोकर्स हैं जिन्होंने इसको अच्छे टारगेट्स दिए हैं, बस ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब भी ब्रोकर्स बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स दबा के खरीदते हैं, उसके बाद में फिर स्टॉक के प्राइसेस नीचे भी आ जाते हैं। सो किसने क्या बोला, JP मॉर्गन ने बोला है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, 23% की अपसाइड इसमें देखने को मिल सकती है। रीज़न बताया है कि इंडिया की जो कमर्शियल व्हीकल मार्केट है उसके अंदर अच्छी रिकवरी चल रही है। साथ में बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे 475 रुपीज़ के टारगेट दिए थे, और ये बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 26-28 तक 15% के CAGR के साथ में एबिटा इसका निकल सकता है। सो मार्जिन्स भी इंप्रूव हो गए, साथ में वॉल्यूम से सेल्स भी इंप्रूव हो सकती है, उसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे आ सकते हैं, तो लॉन्गर टर्म के लिए अच्छा यहाँ पे बोला जा चुका है। लेकिन वही बात है कि ब्रेकआउट इसने दे दिया है, स्टॉक 15-16% ऊपर जा चुका है, अब ये थोड़ा सा ग्रीड जोन में जा रहा है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट करेक्शन इसमें कब होगा या कैसे होगा। बाकी हाँ, स्टॉक अभी इस समय काफ़ी अच्छी तेजी के साथ में चल रहा है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।